नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गोल गुरु एकेडमी पे। देखिए, अपनी एक सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर हमें कहीं पर यूट्यूब पर जो है लैब असिस्टेंट का कोर्स नहीं मिल रहा। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने निःशुल्क यहाँ पर आप लोगों के लिए बैच शुरू किया है। इसकी पहली क्लास जो है मैंने कल डाली थी, अच्छा आप लोगों का रिव्यू मिला तो मेरा भी मनोबल बढ़ा कि इनके लिए ये कंटिन्यू रखना चाहिए। तो देखिए, अपन ये कंटिन्यू रखेंगे। 99.99% जो है हर दिन इसकी क्लास आती रहेगी। कल अपन ने भूगोल विषय के बारे में देखा था कि भूगोल एक विषय के रूप में। आज देखिए जो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, क्लास दूसरी है आज। आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप 11th और 12th की जो किताबें हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट वाला पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं उनको पढ़ लीजिए। वहाँ से आपका जीके वाला जो है पार्ट पूरा हो जाएगा। वैसे जीके वाले पार्ट के लिए मेरी मार्केट में किताब भी चलती है जो है आपके राजस्थान अध्ययन के नाम से, लेखक बड़ा सा लिखा हुआ है बेराराम बेड़ा के नाम से। तो आप वो किताब ले सकते हैं। और वरना आप जो कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो आरबीएसई बोर्ड की किताबें हैं उनको पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट के साथ साथ स्कूल व्याख्याता जो भूगोल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये समस्या रहती है कि सर एनसीईआरटी की किताब जो है हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो उनके लिए भी ये सार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन यहाँ पे जो शामिल किया गया है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले जो 60 सवाल आते हैं कक्षा 11 और 12 के एनसीईआरटी के, वो भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पृथ्वी की उत्पत्ति या विकास। देखिए, सबसे पहले आपको हल्का सा देखते हैं कि टिमटिमाते तारे और हमारा सवाल। आप क्या शाम को सोते हो, टिमटिमाते तारे आपको आसमान में दिखाई देते हैं। जैसे आपने एक कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कविता तो बचपन में जरूर पढ़ी होगी। और ये पढ़ के आपके दिमाग में आया होगा कि ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, तभी से हमारे मन में जो है सवाल उठते हैं कि तारे कैसे बनते हैं, आकाश में कितने तारे, मतलब ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं ये किस प्रकार से बनते हैं और इनकी संख्या जो है कितनी है। कई अपने बडेरा बोलता आया है कि शाम को जो भूखा सोता है तो वो ऐसे तारे गिनता है कि एक दो कितने तारे हैं। तो मतलब ये भी आपके मन में ये आशंका रहती है कि कितने तारे हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक जा सकता है। ये तमाम प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। कल अपन ने देखा था भूगोल में जो है इस पृथ्वी तल को मानव आवास के रूप में अपन लोगों ने पढ़ा था। भूगोल एक विषय के रूप में क्या क्या चीजें देखता है, क्या उसका महत्व है, क्या उद्देश्य है, वो तमाम चीजें देखी थी। आज पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख परिकल्पनाएं जो है, सिद्धांत है, वो किसने दिए हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए। तो दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के विचार है। पृथ्वी की उत्पत्ति पर बहुत से विचार प्रस्तुत किए गए हैं और इन विचारों को ही क्या नाम दिया गया है, परिकल्पना नाम दिया गया है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने प्रकार के भी विचार लोगों के मन में आए हैं उनको ज्योग्राफी की भाषा में हमने परिकल्पना नाम दिया है। तो देखिए भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रारंभिक मत है, यहाँ से आपके जो है फैक्ट शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रारंभिक मत है वो आपके एम्यूनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम्यूनुअल कांट के द्वारा। रट लीजिए, छाप लीजिए अपने दिमाग में, किसके द्वारा दिया गया था? एम्यूनुअल कांट के द्वारा। ये कहाँ के थे भाई? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो यहाँ से दो चीजें आपके निकल के आ रही है, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, सवाल तो किसी भी प्रकार का वो बना सकते हैं। तो पृथ्वी उत्पत्ति से प्रारंभिक जो मत दिया गया था वो एम्यूनुअल कांट के द्वारा दिया गया था, जो कि जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहले ये विचार कब दिया? 1755 ईस्वी में। देखिए, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो बहुत बार जो है यहाँ से जो है आपके लिए डेट का सवाल भी पूछ लेते हैं। तो लेबर असिस्टेंट भी अछूता नहीं है, डेट का सवाल पूछ सकते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पहला जो मत है वो एम्यूनुअल कांट के द्वारा दिया गया, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे। और ये दार्शनिक थे, इन्होंने 1755 में ये मत प्रस्तुत किया था। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, जल्दी जल्दी लेंगे ये पीपीटी फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है। शाम को जो है अपनी 10 बजे क्लास रहती है ऑब्जेक्टिव सवालों की। जो पुराने आज तक पूछे गए सवाल है उनको व्याख्या सहित अपन देखते हैं। बहुत सारा वहाँ से आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी प्रस्तुत करनी होती है।
तो पीपीटी फॉर्मेट में अच्छा रहता है, कम समय में अधिक मैटर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए निहारिका परिकल्पना, जो सर्वप्रथम मत दिया था इमैनुअल कांट को, कांट के द्वारा दिया गया था, उसमें देखिए हल्का सा जो है संशोधन करते हुए लाप्लास महोदय। तो निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? दूसरा सवाल यहां से बनता है कि निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दी गई थी। तो देखिए 1755 की बात थी इमैनुअल कांट की, तो 1755 के बाद 1796 में किन्होंने, लाप्लास ने इस विचार को, किस विचार को, कांट के विचार को और विस्तार दिया, कांट के मत का संशोधन रूप प्रस्तुत किया, जो कि क्या कहलाया, आपके निहारिका परिकल्पना कहलाया। तो यहां तक कंप्लीट है। निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? लाप्लास के द्वारा। सर्वप्रथम मत किसके द्वारा रखा गया प्रतीक की उत्पत्ति के? इमैनुअल कांट के द्वारा, जो कि जर्मनी के थे, 1755 में उसके द्वारा मत रखा गया था। अब देखिए निहारिका परिकल्पना, जिनके जनक लाप्लास को माना जाता है, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत, ब्रह्मांड जो है इसकी शुरुआत कैसे, एक बहुत बड़े, कैसा बड़ा, गर्म और घूमते हुए गैसीय बादल, जिसे नेबुला कहा है, क्या कहा है, नेबुला से हुई। तो ये जो ब्रह्मांड की शुरुआत है वो देखिए एक बहुत बड़ा गर्म और घूमता हुआ गैसीय जो बादल है, बहुत बड़े गैसीय बादल जो कि घूमते हुए हैं, गर्म है, उनसे जो है अपने ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। तो निहारिका परिकल्पना क्या कह रही है कि शुरुआत में जो है एक बहुत बड़ा गैसीय बादल था जो कि गर्म था, इससे अपने ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। इस बादल में घूर्णन के कारण, इस बादल में घूर्णन हुआ, घूर्णन के कारण जो है केंद्र में सूर्य बना और उसके चारों ओर ग्रह बने। मतलब इस बादल का जो गैसीय बादल था, ये जब घूर्णन करा, घूर्णन करने के कारण इसके केंद्र में जो है एक आग का गोला टाइप का सूर्य रह गया, और बाकी की जो गैसीय आपके बादल है इसके चारों ओर घूमने लगे, और घूमते घूमते वो ग्रह के रूप में बन गए। तो जो ब्रह्मांड है वो किससे बना? एक गर्म गैसीय बादल जो कि बहुत बड़ा था, उससे अपना ब्रह्मांड बना। यहां तक कंप्लीट है, आगे चलते हैं। देखिए इमैनुअल कांट का जो है मत इन्होंने संशोधित किया था लाप्लास ने 1796 में, तो उसमें भी देखिए थोड़ा संशोधित निहारिका परिकल्पना 1950 में इसे आगे संशोधित किया गया। किसके द्वारा? एक तो थे रूस के, दूसरे थे जर्मनी के। रूस के थे ओटो सीमट, नाम याद रखना भाई, ओटो सीमिट और कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने क्या दिया? संशोधित निहारिका परिकल्पना। देखिए 3 मत देखे। सबसे पहला मत दिया था इमैनुअल कांट ने 1755 में, उसे क्या है परिवर्तन किया था, नाम दे दिया निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने। अब देखिए संशोधित जो निहारिका परिकल्पना है वो आपके ओटो सीमट रूस का और कार्ल वाइजास्कर के द्वारा प्रस्तुत की गई 1950 में, अपना देश आजाद होने के 3 साल बाद की बात है। इनके अनुसार क्या है, सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, मतलब सूर्य है और इसके चारों तरफ गैसीय बादल है, इसके चारों तरफ गैसीय बादल है, इनसे ये घिरा हुआ है। कैसे बादल है? गर्म बादल है। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम और धूलकण है। अब देखिए इस गैसीय बादल में, इस निहारिका में क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, दोनों कैसी हल्की गैसें हैं, और धूलकण है। इन कणों में आपस में टक्कर और घर्षण हुआ। ये घूमते घूमते क्या करते हैं? आपस में टक्कर खा रहे हैं और इनमें घर्षण हो रहा है। इससे देखिए ये जो सूर्य है इसके चारों ओर जो है क्या है? सौर निहारिका है। ये घूमते हुए आपस में टक्कर खाते हैं, टक्कर खाते 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 एक जो है आपके चपटी तस्तरी जैसी आकृति बना लेते हैं। वापिस समझिए, देखिए संशोधित निहारिका परिकल्पना के अकॉर्डिंग क्या है? एक सूर्य है, उस सूर्य के चारों ओर एक सौर निहारिका है। अब देखिए इस सौर निहारिका में क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण हैं। ये कण जब आपस में टक्कर आ रहे हैं और घर्षण कर रहे हैं, तो घर्षण करते हुए, टकराते हुए एक चपटी तस्तरी नुमा आकृति का निर्माण कर लेते हैं। इसी से ग्रहों का निर्माण होता है। इस चपटी तस्करी से ही ग्रहों का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिवर्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवर्धि कहा जाता है। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है, इसे अभिवर्धि कहा जाता है। वापिस देख लीजिए यदि आपके समझ में नहीं आया है तो। एक सूर्य है, उसके चारों ओर सौर निहारिका। निहारिका का मतलब क्या होता है? निहारिका का मतलब होता है विशाल गैसीय बादल, गैसीय बादल, गैसों का पुंज। अब देखिए इस सौर निहारिका में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण थे। ये आपस में टक्कर खा रहे हैं और घर्षण हो रहा है।
ये टक्कर खाते हुए घर्षण करते हुए एक चपटी तस्तरीनुमा आकृति बना लेते हैं, वही ग्रह निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। और इस प्रक्रिया को, इस ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को ही अभिवृद्धि कहा गया है। तो यहां तक जो है सारा आपके कवर होना चाहिए। आगे चलते हैं, सारांश क्या निकल के आया। हर 3-4 स्लाइड के बाद जो है अपन सारांश देखते हुए चलेंगे। निहारिका परिकल्पना में कहा गया कि सूर्य और ग्रह एक गैसीय बादल से बने हैं। मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा गर्म और गैसीय बादल जिससे ग्रह, सूर्य और ग्रहों का निर्माण होता है। अब ये बादल किसके थे? हाइड्रोजन व हीलियम तथा इनमें क्या थे? धूल कण थे। ठीक है, टकराट हुई, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह बने, मतलब इसमें घर्षण हुआ, टकराट हुई, जिससे क्या बने? ग्रह बने। और इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? अभिवृद्धि नाम दिया गया। तो जो सूर्य था उसके चारों ओर जो सौर निहारिकाएं थी, उनके घर्षण और टकराव के कारण ग्रहों का निर्माण होता है। इस निर्माण को ही अभिवृद्धि कहा गया है। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, और यह सवाल आपके छपेगा। सर्वमान्य सिद्धांत, उसका क्या नाम है भाई? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से कहा गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। ये आज का सबसे लोकप्रिय और मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा गया है। क्या कहा गया है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसे कहा गया है। याद रखना भाई, ये किसके द्वारा? एडविन हब्बल महोदय के द्वारा। कब? 1920 में। एडविन हब्बल ने 1920 में यह सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आज भी फैल रहा है, रुका नहीं है। समय के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है फैल रहा है, और जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं आगे हम देखेंगे किसे कहते हैं आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही है। अब ये इन्होंने सिद्ध किया था एक उदाहरण देखकर। उदाहरण किसका दिया रहा? गुब्बारे का। इन्होंने एक गुब्बारा लिया, उसके ऊपर डॉट 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 पेन से निशान किए, और फिर उसमें हवा भरी। उसमें हवा भरी, जैसे जैसे हवा भरी, वो जो डॉट 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 थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि इसी प्रकार ये जो निहारिकाएं हैं ब्रह्मांड की, ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। एक गुब्बारे पर बिंदु बनाकर उसे फुलाया, बिंदु को क्या बोला? आकाश गंगाएं बोला। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, बिंदु एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। यही दर्शाता है कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। लेकिन देखिए इसकी एक आलोचना आती है एक प्रमुख बिंदु को लेकर, क्योंकि जब गुब्बारा इन्होंने फुलाया तो गुब्बारे के साथ साथ जो बिंदु थे, डॉट थे, वो भी क्या है? फूल रहे थे। वो जो डॉट इन्होंने बनाए थे उनका भी विस्तार हो रहा था। अब यही क्या था? यही इनकी आलोचना थी इस सिद्धांत की, कि भाई ठीक है, मान लिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन जो निहारिकाएं हैं वो थोड़ी फैल रही है। जो डॉट करे थे, बिंदु करे थे, वो उन्होंने निहारिकाएं के रूप में दर्शाई थी, आकाश गंगाओं के रूप में दर्शाई थी। तो वो आकाश गंगाएं तो फैल नहीं रही, ब्रह्मांड फैल रहा है, आकाश गंगाएं तो अपनी जगह स्थिर थी। तो ये जो है एक इनका आलोचना का कारण बन जाता है। वापिस समझिए, इन्होंने एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे पर डॉट 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 लगाए, फिर उसमें हवा भरी, और जैसे वो डॉट 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 दूर जा रहे थे, इन्होंने समझाया कि इसी प्रकार ये ब्रह्मांड है, इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो डॉट को आकाश गंगाएं मानी थी, जैसे जैसे हवा भरी जा रही थी वो डॉट भी फैल रहे थे, जो कि इनके सिद्धांत का एक आलोचना का प्रमुख कारण बनकर सामने आया। क्योंकि आकाश गंगाएं नहीं फैलनी चाहिए थी, जो कि इस गुब्बारे में फैल रही थी। आगे चलिए भाई, बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड का विस्तार। प्रारंभिक अवस्था में क्या था? पूरा ब्रह्मांड एक अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा कण और बहुत ज्यादा गर्म और अति घना गोलक। मतलब क्या था? पूरा ब्रह्मांड एक एकाकी परमाणु था, एक दाने के समान था, एक दाने के समान था। इसका आयतन अति सूक्ष्म, आयतन का मतलब क्या होता है? कितनी जगह घेर रहा है, मतलब बहुत कम जगह घेर रहा था, इतना सा था भाई। मतलब आयतन अति सूक्ष्म था। तापमान और घनत्व क्या था? अनंत था भाई। इसका तापमान और घनत्व अनंत था। घनत्व और देखिए आयतन, दो नाम आए। आयतन का मतलब कितना एरिया घेर रहा है, घनत्व किसी की चीज का वजन को दर्शाता है। जैसे आप 2 बाल्टी लेते हो, एक में आपने डाला रुई, दूसरे में डाल दिया लोहा,
अब आप देखोगे दोनों का जो आयतन है एक समान है, लेकिन जो घनत्व है वो रुई वाले का कम है और लोहे वाले का ज्यादा है। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जो वस्तु भारी है उसका घनत्व ज्यादा नजर आ रहा है और जो हल्की है उसका घनत्व कम आ रहा है, बल्कि आयतन जो है कि क्षेत्रफल को दर्शाता है। आगे देखिए बिग बैंग विस्फोट। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था में अपन ने देखा कि एक एकांकी परमाणु था, उसका आयतन अति सूक्ष्म था, मतलब इतना सा था, ये तापमान और घनत्व अनंत था। अब क्या हुआ आगे देखिए, बिग बैंग, उस दाने में विस्फोट होता है, इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, यही था भाई बिग बैंग के थ्योरी। अब ये घटना कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, मतलब ब्रह्मांड में विस्फोट होता है, सॉरी बिग बैंग में विस्फोट होता है, एकांकी परमाणु विस्फोट करता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। यहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरू होती है। विस्फोट के साथ ही देखिए ब्रह्मांड जो है फैलने लगा, ऊर्जा पदार्थ में बदली, मतलब जो इससे ऊर्जा निकली वो बाहर जाके पदार्थ में बदल गई। पहले सेकंड के छोटे अंश में ही बहुत तेजी से विस्तार हुआ, मतलब भयंकर से भयंकर विस्फोट हुआ भाई, और 3 मिनट में पहला परमाणु बनने लग गया था। इस प्रकार से ये जो है एक छोटे से आयतन में अति सूक्ष्म में बहुत भयंकर विस्फोट होता है। 3 लाख वर्षों के बाद की स्थिति क्या होती है? तापमान गिर के जो है 4500 केल्विन हो गया, 4500 केल्विन हो गया, और परमाणुीय पदार्थ जो है बनने लगे थे। ब्रह्मांड अब पारदर्शी हो गया। कैसे हो गया? जब ब्रह्मांड में जो है पदार्थ बनने लगे, गैसें आई और ब्रह्मांड ऐसे पारदर्शी हो गया, दिखने लग गया ब्रह्मांड के पार। तो ये जो है बिग बैंग थ्योरी आप लोगों के सामने है। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत के मुख्य बिंदु वापस देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सूक्ष्म, गर्म और घने बिंदु से हुई, जिसे एकाकी परमाणु या गोलक हमने नाम दिया। भीषण विस्फोट के बाद जो है ब्रह्मांड फैला। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। 3 लाख वर्षों में परमाणुीय पदार्थ बना और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यहां तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। स्तर अवस्था सिद्धांत, ये देखिए होयल मोदे ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड पहले भी स्तर था, आज भी स्तर है, आगे भी स्तर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो देखिए इनका मत था कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही था और रहेगा, लेकिन जो है आधुनिक प्रक्षेपणों और परमाणु के आधार पर बिग बैंग सिद्धांत ही सर्वमान्य माना जाता है। इसे ही वैज्ञानिक सिद्धांत की मान्यता प्राप्त है। तो यहां तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। अब देखिए तारों का निर्माण। जो तारे आप रात को टिमटिमाते हुए देखते हो, इनका निर्माण कैसे होता है? तो प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थिति कैसी थी? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। मैंने कहा उस एकाकी गोलक बिंदु में जो है विस्फोट हुआ, उससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा जो है बाहर निकल के पदार्थ का रूप ले लेती है। लेकिन ये जो ऊर्जा निकली और जिससे पदार्थ बना, ये पदार्थ जो है समान मात्रा में इसका वितरण नहीं हुआ था। कहीं पर घनत्व ज्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया। तो कुछ स्थानों पर घनत्व ज्यादा और कुछ स्थानों पर जो है कम हो गया। इससे गुरुत्वाकर्षण बल में भी फर्क आया। इससे क्या आया? गुरुत्वाकर्षण बल में भी फर्क आया। ज्यादा घनत्व था वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, जहां पर कुछ कम था वहां पर गुरुत्वाकर्षण भी बल कम था। अब देखिए क्या हुआ, पदार्थ का एकत्रण। जहां घनत्व अधिक था, मैंने कहा उस गोलक में जब विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा जो है पदार्थ का रूप लेती है, और जो ब्रह्मांड में जो पदार्थ फैलता है उसका वितरण एक समान नहीं रहता है। कहीं पर जो है ज्यादा घनत्व हो जाता है पदार्थ का, कहीं पर कम होता है। जहां पर ज्यादा घनत्व होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, जहां पर कम होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो जहां पर घनत्व अधिक था वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या था? अधिक था। इस कारण, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को अपनी ओर खींचता है और धीरे धीरे जो पदार्थ है एकत्रित होने लगता है। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत है। आपको पता है कि आकाशगंगाएं लाखों करोड़ों जो तारे होते हैं उनकी समूह माना जाता है। तो क्या समझ में आया? देखिए गोलक में जो है विस्फोट होता है, वहां से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा पदार्थ में बदलती है। पदार्थ का जो ब्रह्मांड में वितरण है वो एक समान नहीं होता, कहीं पर अधिक होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा घनत्व, कहीं पर कम घनत्व। जहां पर ज्यादा घनत्व था वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? ज्यादा नजर आता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल है अपनी ओर जो है पदार्थ को खींचता है। धीरे धीरे बहुत सारे पदार्थ का एकत्रण होता है, मतलब बहुत सारा पदार्थ जो है एकत्रित होता है, और आकाशगंगाओं के निर्माण की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। आकाशगंगाएं क्या है? ये असंख्य तारों का समूह है भाई। क्या है? गैलेक्सी क्या है? असंख्य तारों का समूह है, जिसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है। असंख्य तारों का समूह है। 1 मिनट भाई, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है।
तो देखिए भाई, आकाशगंगाएं क्या है? असंख्य तारों का समूह है। सवाल पूछ सकते हैं आपसे, आकाशगंगाएं क्या है? असंख्य ग्रहों का फलाना कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना? असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा की दूरी कितनी होती है? हजारों प्रकाश वर्ष होती है। हजारों प्रकाश वर्ष एक आकाशगंगा की दूरी होती है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वो आपके दूरी का मापक है, ना कि समय का। एक आकाशगंगा का व्यास कितना होता है? 80,000 से लेके 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक हो सकता है इसका व्यास। व्यास कितना होता है? देखिए ये है, ये पूरा व्यास कहलाता है, व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है। तो एक आकाशगंगा का जो व्यास है कितना होता है? 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष हो सकता है। तारों का जन्म, निहारिका से तारा। अब देखिए, निहारिका मैंने क्या कहा? ये विशाल जो है बादलों का पुंज है। इनसे किस प्रकार से तारे का निर्माण होता है? तो निहारिका, नेबुला जिसे बोला जाता है, आकाशगंगा बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से होती है। ये हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल ही क्या कहलाते हैं? निहारिका कहलाते हैं। निहारिका का मतलब क्या है? विशाल बादलों का पुंज। इस गैसीय बादल को निहारिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। और तारे निर्माण में इस निहारिका महत्वपूर्ण योगदान नजर आता है। तो आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि निहारिका, तारे और आकाशगंगाओं में सबसे बड़ा कौन होता है? आकाशगंगाएं होती है। अब देखिए, गैसों के झुंड। निहारिका में धीरे धीरे जो है गैस के झुंड बनने लगते हैं। ये जो हाइड्रोजन का विशाल पुंज है, विशाल बादल है, उनमें धीरे धीरे जो क्या होता है? गैसों के झुंड बनने लगते हैं। ये झुंड जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगते हैं और घने गैसीय पिंडों में बदल जाते हैं। ये क्या होता है? विशाल जो गैस का पुंज है, इसमें धीरे धीरे जो है झुंड बनने लग जाते हैं। झुंड बनने लग जाते हैं और ये झुंड गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं और घने गैसीय पिंडों को क्या है? पिंडों के रूप में बदल जाते हैं। और यही जो है तारे निर्माण की शुरुआती स्टेज नजर आती है। वापिस समझ लीजिए, निहारिका क्या है? हाइड्रोजन गैस के विशाल जो पुंज है, बादल है। ये क्या करते हैं? ये धीरे धीरे गैस के छोटे छोटे झुंडों में बदल जाते हैं। ये छोटे छोटे झुंड जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ते हैं। ये विशाल जो है, अब देखिए ये है निहारिका। अब इसमें क्या होता है? निहारिका में धीरे धीरे जो है गैस के झुंड बनते हैं। ये गैस के झुंड बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये झुंड गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते हैं। मान लो ये सिकुड़ते हैं, मतलब आपस में। और यही जो है तारा निर्माण की क्या है? शुरुआती स्टेज मानी जाती है। अब देखिए, तारों का निर्माण, जब ये गैसीय पिंड का तापमान और दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है और ये शुरू हो जाता है और यही प्रक्रिया एक नया तारे का जन्म देती है। नाभिकीय संलयन होने पर नए तारों का जन्म होता है। भाई यहां तक आपका कंप्लीट है। आगे चलिए, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? थोड़ा तो आपको भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के परमाणु क्या करते हैं? बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में बताना यदि पूरा वीडियो आपने देखा है तो। नहीं तो मेरे को क्या पता चलेगा कि आपने देखा कि नहीं देखा। निष्कर्ष क्या निकला? हाइड्रोजन गैस की जो निहारिका है, वापिस देख लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में, साधारण सी भाषा में वापिस जो है इसको शॉर्टकट में समझाया है। हाइड्रोजन गैस की निहारिका मतलब मैंने कहा था तारे निर्माण की प्रक्रिया, हाइड्रोजन गैस की निहारिका, विशाल बादलों का पुंज। ये जो है गैस के झुंड है। ये क्या करते हैं? गैस के छोटे छोटे झुंडों में बदल जाता है ये निहारिका। ये गैस के झुंड सिकुड़कर भारी पिंड बनाते हैं। अलग अलग जो है गैस के पिंड सिकुड़ जाते हैं और भारी पिंड बनाते हैं और इनमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है और तारों का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तारे निर्माण की प्रक्रिया भी आप लोगों के सामने आती है। तो देखिए भाई, कई बार पूछ लेते हैं नाभिकीय संलयन से किसका निर्माण होता है? तारे का जन्म होता है। तारे की उम्र का अनुमान की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। भाई कब? ये देखिए, फैक्ट जो आते हैं उनको याद करना। भाई तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले जो है शुरू होता है। आगे चलिए, सारांश की बात करें तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में घनत्व कैसा था? असमान था। अपन ने देखा ना कि घनत्व जो है असमान था। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पदार्थ एकत्रित होने लगे। मैंने कहा था जो घनत्व कैसा था? असमान था। एक तरफ भारी घनत्व हो गया था, एक तरफ हल्का घनत्व हो गया था। जो भारी घनत्व हुआ था वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा था। इस कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है पदार्थ का एकत्रण करता है। इससे आकाशगंगाएं बनी, जो कि क्या है? करोड़ों अरबों तारों का समूह है। हाइड्रोजन गैस के बादल, निहारिका,
ये निहारिका जो है छोटे छोटे गैस के झुंड बनाती है। ये झुंड क्या करते हैं, ये सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हुए घने पिंड का निर्माण करते हैं और वो पिंड ही नाभिकीय संलयन के माध्यम से तारा बनता है। तारों की उम्र जो है अपन ने देखी 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व इनका निर्माण शुरू होता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, निहारिका आकाश गंगाओं का एक छोटा हिस्सा होती है। निहारिका क्या होती है, आकाश गंगाओं का छोटा हिस्सा होती है। आकाश गंगा देखिए कई निहारिकाओं प्लस अरबों तारे व अन्य पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि आकाश गंगाएं बहुत बड़ी होती है। तो निहारिका में क्या होता है, आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा होता है और आकाश गंगा जिसमें कई सारी निहारिकाएं होती है, मतलब विशाल गैसों के बादल होते हैं, अरबों तारे होते हैं तथा अन्य पदार्थ होते हैं। निहारिका से तारे बनते हैं और तारे मिलकर आकाश गंगा बनाते हैं। अपन ने देखा कि विशाल जो है गैसों का बादल निहारिका कहलाता है, इससे तारा बनता है, तारों से क्या बनता है, आकाश गंगाएं बनती है। तो यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। धीरे धीरे जो है ये ज्योग्राफी और इजी होती जाएगी। ये शुरुआती जो अपन ने एक देखा था कि भूगोल एक विषय के रूप में, वो थोड़ा हार्ड था। कई क्या करते हैं, बहस शुरू करते हैं तो सबसे उनका जो मजबूत पोर्शन होता है वहां से शुरू करते हैं। जैसे पढ़ाएंगे आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना या वायुमंडल की संरचना, पहला पार्ट कभी नहीं पढ़ाते, भूगोल एक विषय के रूप में कभी नहीं पढ़ाएंगे वो, क्योंकि उससे क्या है, उसको समेटना, उसके फैक्ट को निकालना, उसको समझना इतना आसान काम है नहीं। क्योंकि नया स्टूडेंट सोचता है कि ये क्या है ज्योग्राफी, तो अपन तो वहां जो है हार्ड से इजी की ओर चलेंगे, ना कि सरल से इजी सरल से कठिन की ओर। अपन पहले हार्ड लेंगे, फिर धीरे 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 चीजें जो है अपने क्लियर होती जाएगी। यहां से भूगोल सरल ही बनती जाएगी। अपन ने क्या है, भूगोल क्या है, जितना भी जो कुछ भी आपको दिख रहा है पृथ्वी पे वही तो पढ़ना है। अरे आप दीवार पे मैप देखते हो, मानचित्र देखते हो, वही तो भूगोल है, बस उसको ही तो याद करना है, कोई लंबा चौड़ा याद थोड़ी ना करना है। देखिए प्रकाश वर्ष अपन ने देख लिया, प्रकाश वर्ष जो है किसका है, समय का मापक नहीं है बल्कि दूरी को मापने की इकाई है। किसको, दूरी के मापने की इकाई है। यानी एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह क्या कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। मतलब एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहा गया है, एक प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का मापक है। यहां से सवाल बन सकता है भाई, यहां से सवाल बन सकता है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति देखिए कितनी होती है, प्रकाश की गति बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है भाई। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। इसको अपन खोल के देखेंगे तो 9 खरब 46 अरब किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर ये पूछा जाता है भाई, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। आगे चलिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात करें तो औसत दूरी जो कितनी है, अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे इसमें कि एक होता है अपसौर, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो वो कहलाता है अपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो वो कहलाता है उपसौर। ये आगे देखेंगे। अभी फिलहाल औसत दूरी देखिए 14,95,98,000। इसे शॉर्टकट में अपन 14.95 करोड़ बोल सकते हैं। 14,95,98,000 किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है। ये दूरी देखिए एक प्रकाश वर्ष की तुलना में कितना है, केवल 8.311% है भाई। कितना है, एक प्रकाश वर्ष की तुलना में कितना है, केवल 8.311% ही है। यहां तक चीजें क्लियर है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों तक शेयर जरूर करना और इस क्लास को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से बताना कि सर ये क्लास हमें अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। सारी चीज़ें आप बताना, और यदि आपको अच्छी नहीं लगे, जहाँ से अच्छी लगे वहाँ से कोर्स लेके पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे तो निःशुल्क सेवाएं हैं, एकदम निःशुल्क तरीके से आप और हम पढ़ेंगे मस्ती के साथ। यहाँ वही पढ़ेंगे जो सीरियस है, वरना फ्री की चीज़ें कोई पढ़ता नहीं है। जब आपके जेब से पैसे लगते हैं ना, तभी आपका पूरा जो एफर्ट होता है अंदर से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। और देखिए भाई, मेरा तो कहना है इसका फ़ायदा लेना, पढ़ना। आगे वैकेंसी आ रही है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मस्ती नहीं करनी है। ग्रहों का निर्माण की बात करें, ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं, सारे पढ़ेंगे सूर्य से
ऐसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण 8 ग्रह हैं। एक बोना ग्रह है जिसको क्या है, प्लूटो, जिसको बोना ग्रह साबित कर दिया गया है। वो चीजें आगे देखेंगे। ग्रहों के विकास की 3 प्रमुख अवस्थाओं की बात की गई है। प्रारंभिक अवस्था देखिए क्या है, एक तो क्रोड है और इसके चारों तरफ घूमती हुई तस्करी। तारे नीहारिकाओं के भीतर गैस के गुंथित झुंड होते हैं भाई। अपन ने देखा कि जो होते हैं तारे क्या होते हैं, नीहारिकाओं के भीतर गैस के कुंठित झुंड होते हैं। नीहारिका मतलब विशाल विशाल बादल गैसों का, उनमें छोटे छोटे जो होते हैं गैसीय झुंड सिकुड़ते हैं, सिकुड़कर तारों का निर्माण होता है। मतलब नीहारिका के भीतर गैस के गुंथित झुंड होते हैं ये तारे। इनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसीय क्रोड बनता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सिकुड़न होता है और सिकुड़न होकर गैसीय क्रोड बनता है। इस क्रोड के चारों ओर गैस व धूलकण की घूमती तस्तरी जो है विकसित होती है। अब जो क्रोड बनता है उसके चारों ओर जो है बाकी का जो माल बचता है वो तस्तरी नुमा घूमता रहता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। वापिस देख लीजिए, देखिए ग्रहों के विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई है। प्रारंभिक अवस्था में क्या है, एक क्रोड बनता है, उसकी चारों तरफ कैसे एक घूमती हुई तस्तरी बनती है। कैसे बनती है, अपन ने कहा कि तारे जो है नीहारिकाओं के भीतर गैस के गुंथित झुंड होते हैं, ठीक है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है गैसीय क्रोड बनता है, मतलब पदार्थ सिकुड़ते हैं और अंदर एक बीच में जो है क्रोड बनता है, गर्म क्रोड बनता है। और बाकी का जो माल बचता है उस क्रोड के चारों ओर गैस व धूलकण की घूमती हुई तस्तरी के रूप में विकसित होते रहते हैं। आगे देखिए, फिर क्या होता है, मध्यम अवस्था में ग्रहणों का निर्माण होता है। गैसीय बादल का संघनन होता है। जो चारों तरफ है, उस क्रोड के चारों तरफ जो गैसीय झुंड नजर आता है वो गैसीय बादल जो है संघनन शुरू हो जाता है, उनमें उनमें संघनन शुरू हो जाता है और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों में बदल जाता है। मतलब जो चारों तरफ क्रोड को ढक रहा था वो छोटे गोलों में बदल जाता है। ये पदार्थ संजनन प्रक्रिया से ग्रहणों बदल गया। मतलब ये जो है पदार्थ संजनन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहणों में बदल गया और ये ग्रहणों ही आपस में संगठन होके एकत्रित होके बड़े पिंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बड़े पिंड बनाते हैं। वापिस देख लीजिए, वापिस देख लीजिए, प्रारंभिक अवस्था में क्रोड है, क्रोड है, इसके चारों ओर घूमती हुई तस्तरी है, इसके चारों ओर घूमती हुई तस्तरी है। तारे नीहारिकाओं के भीतर गैस के गुंथित झुंड है, ये क्रोड है। या शुरुआत में बात करें तो जो तारे हैं वो क्या है, विशाल जो गैसीय बादल है हाइड्रोजन का, नीहारिका जिसे नाम दिया गया है, इसके भीतर गैस के गुंठित झुंड है। इनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है गैसीय क्रोड बनता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपनी ओर आकर्षित करता है और एक गैसीय क्रोड बन जाता है। बाकी का जो माल बचता है वो इस क्रोड के चारों तरफ जो है घूमता रहता है, गैस व धूलकणों के रूप में एक तस्तरी नुमा घूमता रहता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब क्या होता है, गैसीय बादल जो बाहर चारों तरफ घूमता है उसका संघनन शुरू हो जाता है और क्रोड को जो ढकने वाला जो पदार्थ है, संघनन शुरू होने के बाद ये पदार्थ जो है छोटे गोलों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, छोटे छोटे गोलों में बदल जाता है और ये पदार्थ संजनन प्रक्रिया से ग्रहणों का रूप ले लेते हैं, ग्रहणों में बदल जाते हैं और ये ग्रहणों जो है आपस में संगठन होकर बड़े पिंड बनाते हैं। इन छोटे पिंडों की संख्या अधिक होती है, यही ग्रहणों कहलाते हैं। ये छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जिनका संगठन होता है, ये छोटे पिंड होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है, इन्हें ग्रहणों कहा गया है। और तीसरी अवस्था में कई छोटे ग्रहणों के सहवर्धन से, मतलब आपस में मिलन से कुछ बड़े पिंड बने और यही क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। मतलब तारे नीहारिकाओं में एक गैसीय झुंड थे, गुंठित झुंड थे, ठीक है। वो संगठन के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगते हैं, बीच में एक क्रोड का निर्माण करते हैं, बाकी का जो माल है उसके चारों तरफ तस्तरी नुमा घूमता रहता है। फिर जो बाहर का जो माल है उसमें अपन ने कहा संघनन शुरू होता है और जो बाहर का जो माल है जो क्रोड को ढक रहा था वो छोटे छोटे गोलों में बदल गया। ये जो गोले हैं इनमें संजनन की प्रक्रिया होती है और ग्रहणों बनते हैं। यही ग्रहणों क्या करते हैं, संगठन करते हैं, संगठन करके क्या करते हैं, सहवर्धन करते हुए बड़े पिंड बनाते हैं और ये बड़े पिंड ही क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। वापिस मैंने छोटे से फॉर्मेट में समझाने का प्रयास किया है। प्रारंभिक अवस्था में नीहारिका से क्रोड और घूमती तस्तरी, मतलब नीहारिका है उससे क्रोड बन गया और बाकी का माल क्या है, घूमता हुआ तस्तरी नुमा बन गया। ये ग्रह निर्माण की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, संघनन से ग्रहणों बनता है। ये जो बाहर का माल घूम रहा है इसमें संघनन होता है, संघनन से क्या होता है, छोटे छोटे ग्रहणों बनते हैं, छोटे
पिंडों की टक्कर से ग्रहाणु बनते हैं और ग्रहाणु का संवर्धन होता है, संवर्धन होते ही ग्रहों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जो है ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहां तक कंप्लीट है। आगे चलिए, पृथ्वी का उद्भव और संरचना की बात करें तो पृथ्वी का प्रारंभिक रूप, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्लास जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। पृथ्वी का प्रारंभिक रूप जो है कैसा था? गर्म था, चट्टानी और वीरान ग्रह था। पृथ्वी जो शुरू में कैसी थी? गर्म थी, चट्टानी थी और वीरान ग्रह था। वायुमंडल बहुत विरल था, आज की तरह वायुमंडल नहीं था। ये वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैसों से बना था। आज के वायुमंडल से पूरी तरीके से कैसा था? अलग था। क्या समझ में आया? प्रारंभिक पृथ्वी गर्म थी, चट्टानी थी, वीरान ग्रह थी, वायुमंडल बहुत विरल था, उसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैसें थी और आज के वायुमंडल से बिल्कुल अलग था भाई। ठीक है, फिर क्या हुआ? पृथ्वी पर आज जो सुंदर जीवन युक्त वातावरण है वे प्रारंभ में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए यह स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रक्रिया यहां पर जरूर घटी होगी जिसके कारण वीरान पृथ्वी पर पानी, हवा और जीवन के अनुकूलन वातावरण विकसित हुए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई है जिससे जो वर्तमान आप देख रहे हो वायुमंडल का निर्माण होता है। कैसे होता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का ये विकास लगभग देखो 660 करोड़ वर्ष पूर्व, इंपॉर्टेंट हो गया ये वापिस, 660 करोड़ या 4.6 करोड़, इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको। इस दौरान ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है और विकास संभव होता है। आगे देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे बहुत अच्छे से। अगला साइट आपके टॉपिक ही होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत अच्छे से देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? परतदार है, लहरदार है, क्रस्ट मेंटल कोर, इस प्रकार अपन देखेंगे। स्वेस के अनुसार सियाल सीमा निफ है, सारी चीजें देखेंगे। पृथ्वी के बाहरी किनारे से लेकर गहरे क्रोड तक हर परत का पदार्थ, घनत्व और विशेषताएं कैसी होती है? अलग अलग होती है। मतलब भूपरपट्टी से लेके आप अंदर क्रोड तक जाओगे तो घनत्व, तापमान और दबाव में पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। अंतर क्या? आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो ये सारी चीजें आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ मुख्य बातें, ऊपरी परत का घनत्व सबसे कम होता है, मैंने अभी बता दिया कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे इनमें बढ़ोतरी होती जाएगी। जैसे जैसे हम सतह से भीतर की ओर बढ़ते हैं पदार्थों की संरचना, घनत्व और तापमान है बदल जाता है, बदल नहीं बल्कि बढ़ जाता है, घनत्व और तापमान बढ़ जाता है। आगे देखिए सारांश, प्रारंभिक पृथ्वी कैसी थी? गर्म थी, चट्टानी और वीरान थी। वायुमंडल हल्का हाइड्रोजन व हीलियम से युक्त था। लाखों वर्षों में कई घटनाएं के कारण जो पृथ्वी पर है जीवन संभव हो सका। पृथ्वी की संरचना कैसी? परतों में विभाजित थी, बाहरी से आंतरिक तक घनत्व और प्रकृति बदलती है। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे देखिए ग्रहों की रचना की प्रक्रिया। वैसे अपन ने देख लिया ग्रहाणु और खगोलीय पिंड बने होते हैं घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से। जो ग्रहाणु और खगोलीय पिंड सारे क्या है? जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सारे खगोलीय पिंड है, सारे खगोलीय पिंड है। उल्काओं के अध्ययन से ये जानकारी मिलती है क्योंकि ये भी तो क्या है? उल्का भी तो खगोलीय पिंड है। बहुत सारे ग्रहाणुओं के जुड़ने से ग्रहों का निर्माण होता है। अपन ने शुरू में अभी देख लिया 3-4 स्लाइड पहले, पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बनी है। मतलब जिस प्रकार से ग्रह बने वो तो पृथ्वी खुद एक ग्रह है, तो वही प्रक्रिया इसमें रही है। पदार्थ जब गुरुत्वाकर्षण बल से संहत हुआ तो आपसी टक्कर से भीषण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ जो है संहत होता है तो इससे आपसी टक्कर से भीषण ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे पदार्थ कैसा है? पिघल जाता है। पदार्थ पिघल जाता है जिससे ग्रहों का निर्माण होता है। उससे जो है अधिकतर जो पदार्थ है वो पिघल जाता है इस ऊष्मा से। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये पिघला और गलन प्रारंभ हो गया भाई। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई गुरुत्वाकर्षण बल से जो छोटे छोटे पदार्थ थे वो जब एक जगह हुए तो इनमें जब टक्कर पड़ी तो भीषण जो है ऊष्मा निकली। उस ऊष्मा से क्या हुआ? जो पदार्थ था ब्रह्मांड का उसमें क्या है? पिघलन शुरू हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये पिघला और गलन प्रारंभ हो गया था। घनत्व के आधार पर पदार्थों का अलगाव, मतलब घनत्व के आधार पर जो है पदार्थ कैसे अलग अलग हुआ? अत्यधिक ताप से पृथ्वी रही आंशिक द्रवीय अवस्था में। अपन देखेंगे नीचे दुर्बलता मंडल, जो ऊपरी क्रोड है वो भी कैसी है? तरल अवस्था में है। तो मतलब अत्यधिक दाब से जो पृथ्वी है आंशिक द्रवीय अवस्था में थी। इस स्थिति में पदार्थ जो है घनत्व के अनुसार अलग होने लगे। भारी तत्व क्या हुआ? केंद्र की ओर चले गए और हल्के तत्व जो है सतह पर आ गए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये विभेदन की प्रक्रिया कहलाती है। जब हल्के और भारी तत्व में विभेदन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो इससे क्या ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है। वापिस देख लीजिए,
ग्रहों की रचना, यहां तक अपन ने देखा था कि पृथ्वी भी जो है बाकी प्रक्रिया से बनी है जिस प्रकार से ग्रह बने हैं। पदार्थ, जब अपन ने कहा था ग्रहों के निर्माण के समय जब पदार्थ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित होता है, तो ये एकत्रित होता हुआ पदार्थ भयंकर ऊष्मा निकालता है। भयंकर ऊष्मा निकालता है तो कुछ पदार्थ जो है पिघल जाता है। कुछ पदार्थ जो पिघल जाता है वो हर ग्रह के क्या है, हिस्से में आता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये पिघलाव और गलन प्रारंभ हो गया था, जिससे क्या हुआ, घनत्व के आधार पर जो है पदार्थों में अलगाव हुआ। अत्यधिक ताप से पृथ्वी रही आंशिक द्रव्य अवस्था में। जब भयंकर ऊष्मा निकली तो पृथ्वी जो है वो भी जो है आंशिक द्रव्य अवस्था में नजर आई। इस स्थिति में क्या हुआ, घनत्व के अनुसार अलग होने लगे। कैसे, पदार्थ जो है भारी तत्व थे वो नीचे की ओर चले गए, हल्के जो है सतह पर आ गए, और ये जो प्रक्रिया हुई ना, इसे विभेदन का नाम दिया गया है। अब देखिए सारांश, छोटे छोटे ग्राणु आपस में जुड़कर ग्रह बनाते हैं। अपन ने देखा था नियारिका से लेके तारे जो मलबा है, जो पदार्थ है, आपस में सिकुड़न लेके ग्राणु बनाता है। ग्राणु मिलकर ग्रह का निर्माण करते हैं। टकराव से भारी ऊष्मा बनी जिससे पदार्थ पिघला। पिघले हुए पदार्थ का घनत्व के आधार पर अलगाव हुआ जिससे पृथ्वी की परतें बनी, क्रस्ट मेंटल कोर, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, विभेदन की प्रक्रिया कहलाई। ऊपर पट्टी का निर्माण, जो ऊपरी क्रस्ट है, सबसे पहली परत है, उसका निर्माण कैसे हुआ, सतह पर पहुंचे हल्के पदार्थ धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस बने। जो हल्के पदार्थ है वो क्या हुआ, विभेदन के कारण है ऊपर आ गए, और ये धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस बने, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। यही ठोस भाग आगे चलकर बना पृथ्वी की भूपर पट्टी बना, क्रस्ट बना, मतलब भूपर पट्टी। जो विभेदन हुआ था, जो सतह पर हल्के पदार्थ आए थे, धीरे धीरे वो ठंडे होकर, जो पहले गर्म थे वो ठंडे होकर ठोस बने, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुए, और यही ठोस भाग आगे चलकर क्या बने, पृथ्वी की भूपरपट्टी बने। विभेदन की द्वितीय अवस्था कब हुई, जब चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा की उत्पत्ति के समय भीषण संघट हुआ। इस संगठन से पृथ्वी का तापमान फिर बढ़ा, एक बार फिर बढ़ा, और इससे हुआ विभेदन का दूसरा चरण, जिसमें जो पृथ्वी है फिर से परतों में विभाजित हुई। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं, ये परतें स्पष्ट रूप से जब विभाजित होती है तो वो विभेदन का दूसरा चरण है, ये मुख्य माना जाता है भाई। ये विभेदन का दूसरा चरण है, इसमें ही पृथ्वी की जो लेयर है 1 2 3 क्रस्ट मेंटल कोर, ये निर्मित होती है, ऐसा माना जाता है। देखिए पृथ्वी की परतें, विभेदन प्रक्रिया से पृथ्वी में विकसित 4 परतें, मुख्यतः अपन 3 परतों को पढ़ते हैं। वैसे जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है, इसको एक परत में अपन पढ़ते हैं। तो भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट, प्रावार मतलब मेंटल, और कोर मतलब क्रोड। बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, इसको यहाँ पर अलग अलग दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की किताब में। तो 4 है, वैसे अपन 3 में ही पढ़ते हैं। एक विशेषता, पृथ्वी के ऊपरी भाग से केंद्र तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व कैसा है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर से दबाव भी तो पड़ता है, तापमान भी बढ़ता जाता है, दबाव भी बढ़ता जाता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जो है पृथ्वी के अंदर जाते हैं। आगे देखिए सारांश, ग्रहणों के जुड़ने से पृथ्वी बनी। अरे जिस प्रकार से ग्रह बने उसी प्रकार से तो पृथ्वी बनी, क्योंकि पृथ्वी खुद क्या है, एक ग्रह है। सहत पदार्थों से उष्मा उत्पन्न हुई, मतलब जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ आपस में सहत हुआ, टकराया, तो उष्मा उत्पन्न हुई और इससे पिघला हुआ, कुछ पदार्थ पिघला, जिससे क्या है, घनत्व के अनुसार पदार्थ अलग हुए। इसे विभेदन की प्रक्रिया कहा गया। हल्के पदार्थों से भूपरपट्टी बनी, क्योंकि हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, और चंद्रमा की उत्पत्ति ने विभेदन को दोहराया, जो कि विभेदन का दूसरा चरण था। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जो 3 लहरें हैं वो इसी दूसरे विभेदन का परिणाम है। अतः पृथ्वी की परतें बनी क्रस्ट से लेकर क्रोड तक। ठीक है भाई, आगे देखिए वायुमंडल व जलमंडल का विकास। इनको वैसे अलग से देखेंगे अपन विस्तृत रूप से। वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसें कौन सी है, प्रमुख है। नाइट्रोजन कितनी है, 78.08, और ऑक्सीजन कितनी है, 20.95%। और उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है क्या, या आर्गन आती है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना आप, क्योंकि आपको पता तो चले कितना आप वीडियो देखते हो। वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। पहली अवस्था मतलब आदिकालिक गैसों का ह्रास, जो पुरानी गैसें थी इस वायुमंडल से नष्ट होती है। पहले चरण में क्या होता है, आदिकालीन जो गैसें हैं वो नष्ट हो जाती है। प्रारंभिक वायुमंडल में अपन ने देखा था हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थी। सौर पवन के कारण ये गैसें पृथ्वी से दूर चली गई। अब देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपने पास नहीं रोक पाया। तो क्या हुआ, सौर जो पवनें हैं, सूर्य की जो पवनें हैं,
ये इन गैसों को ऊपर उठा लेती है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से दूर ले जाती है। और यही हाल सभी पार्थिव ग्रहों का हुआ भाई, यही हाल क्या हुआ, सभी पार्थिव ग्रहों का हुआ। पहली अवस्था में क्या है, जो आदिकालीन गैसें थी उनका ह्रास होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन हल्की गैसों को अपनी तरफ रोक के नहीं रख सकता, तो जो सौर पवन है वो इन हल्की गैसों को उठा लेता है, मतलब ये जो वायुमंडल है खाली कर देता है। अब देखते हैं दूसरे चरण में क्या होता है। दूसरी अवस्था की बात करें तो पृथ्वी के ठंडा होने पर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो रही है। आज भी आप देखते हो, अरे पृथ्वी मायने गर्म है को नहीं है, स्पेस दिखाऊं थाने, कति बारिश हो जाए तेजार खड़ा रहो बारे तो थाने ये लागी कि उमस हो रही है। उमस क्या, वो पृथ्वी ठंडा हो रही है धीरे धीरे, हजारों साल लगेंगे। हजारों साल कोई अमर रहेगा तो वो देखेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अंदर से उमस नहीं आएगी। तो दूसरे में क्या हो रहा है, पृथ्वी के ठंडा होने से अंदर से गैसें में जलवाष्प निकली, वायुमंडल में CO2 जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया अधिक हो गई। स्वतंत्र ऑक्सीजन इस समय भी क्या थी, बहुत कम थी। ज्वालामुखी विस्फोट से गैसें व जलवाष्प भी इस वायुमंडल में बढ़ गए। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या है, स्वतंत्र ऑक्सीजन की अभी भी कमी थी, तो संघनन और वर्षा हुई। पृथ्वी के ठंडा होने पर जलवाष्प जो है, जलवाष्प बाहर निकला था, कहाँ निकला था, अभी अपन ने देखा ना ज्वालामुखी विस्फोटों से जलवाष्प निकला। और यहाँ पर भी क्या, वायुमंडल में CO2 जलवाष्प ये आते हैं। तो देखिए ये जो है पृथ्वी के ठंडा होने पर जलवाष्प क्या होता है, संघनन होता है इसका, और वर्षा होती है। वर्षा का पानी गर्तों में जमा हुआ जिससे क्या बने, महासागर बने। महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद बने, मतलब लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जो है महासागर बने हुए। और पहले जीव की जो उत्पत्ति होती है वो महासागर में ही होती है, और बिना रीढ़ की हड्डी के जीव की उत्पत्ति होती है इस संसार, इस पृथ्वी पर सबसे पहले। आगे देखिए तीसरी अवस्था में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 380 करोड़ साल पहले जीवन आरंभ होता है, मतलब महासागर कब बनते हैं, 400 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष बाद 380 में क्या होता है, जीवन आरंभ हो जाता है। और देखिए 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो होती है। महासागर ऑक्सीजन से क्या होते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। और 200 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ जाती है भाई, क्या होती है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में अधिकतर कब बढ़ती है, 200 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 250 से 300, 380 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पहला जीव होता है। 400 करोड़ वर्ष पूर्व क्या है, महासागरों का निर्माण होता है। अब देखिए वापिस देख लीजिए अवस्था, प्रमुख घटनाएं, मतलब आदिकालीन ह्रास। पहली जो होती है वायुमंडल के निर्माण में, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में पहली जो आदिकालिक गैसें उनका ह्रास होता है, जैसे हल्की गैसें हाइड्रोजन व हीलियम। ये क्या करती है, इनको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर रोक के नहीं रख सकता, तो जो है सौर पवन अपनी ओर उड़ा के ले जाती है। मतलब वर्तमान वायुमंडल के लिए इस वायुमंडल को ये गैसें खाली कर देती है। डिगेसिंग, ये क्या होता है, पृथ्वी से CO2 जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि गैसें निकली और महासागर बने। मतलब ये गैसें बाहर निकली और ऊपर जो है जलवाष्प है उसका संघनन हुआ, संघनन होके फिर बारिश हुई तो महासागर बने। और फिर आखिर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जिससे क्या हुआ, जीवन संभव हुआ। ऑक्सीजन जो है महासागर में खूब सारा आप लोगों को मिलने लग गया, मतलब संतृप्त हो गए महासागर ऑक्सीजन से, और फिर वायुमंडल आया, वर्तमान वायुमंडल आपको देखने को मिला। अब देखो जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से जुड़ा है भाई, ठीक है। आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल नहीं था, आपको पता है हाइड्रोजन व हीलियम गैस थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। इंपॉर्टेंट, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। पहले जटिल जैव अणु का निर्माण हुआ, फिर इन अणुओं का ऐसा समूहन हुआ जो स्वयं को दोहराने में सक्षम था। इस प्रक्रिया से निर्जीव पदार्थ जीवित तत्व में बदल सका था। यह है जीवन की उत्पत्ति भाई। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण भिन्न भिन्न काल की चट्टानों में पाए जाने वाले जो जीवाश्म है इनके रूप में मिलते हैं। 300 करोड़ वर्ष पूर्व जो पुरानी शैलें पाई गई उनमें सूक्ष्म संरचनाएं, आज की नील हरित शैवाल सबसे पहले यही मिला से मिलती जुलती है। इससे पहले और भी सरल शैवाल रही होगी ऐसी कल्पना की जाती है। जीवन की शुरुआत लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। एक कोशिकीय जीवाणु, शुरुआत में क्या था, एक कोशिकीय जीवाणु बिना रीढ़ की हड्डी का जीवाणु से आज के मनुष्य तक कौन सी है, अरे मॉडिफाई रूप चल रहा है, होमोसेपियंस सेपियंस। आज का मनुष्य क्या कहलाता है, होमोसेपियंस सेपियंस कहलाता है। मनुष्य तक का विकास भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से जाना जा सकता है। तो ये था भाई
पृथ्वी की उत्पत्ति और उससे विकास से संबंधित प्यारा सा टॉपिक, निश्चित तौर पे आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये तैयार किया, बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्योंकि अपनी 2 या 3 क्लास हमेशा रहती है। सारा मैटर भी मैं खुद तैयार करता हूँ और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की ये क्लास कैसी लगी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए। और जल्दी जो है अपना ऐप आप डाउनलोड करके रखना, गोल गुरु एकेडमी प्ले स्टोर से जाके, उसमें इसकी टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी, तो आपका मूल्यांकन भी साथ साथ होता रहेगा। और इनके अलावा आपकी परीक्षा में कोई ऐसा फैक्ट है जो बाहर से पूछ सकते हैं, उनको भी टेस्ट सीरीज में हम इंक्लूड करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त। जय हिंद जय भारत।